हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जीएस के सेगमेंट को करेंगे, जिसमें 394 टॉपिक को कवर किया गया। इससे पहले बिहार स्पेशल को कवर करा दिया गया है, उसमें सारे सेगमेंट को कवर किया गया है। और जाके आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो वाले जो सेगमेंट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला टॉपिक है भारत के स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची देखना है। तो देखिए, झूम जो कृषि होती है उत्तर पूर्वी भारत होती है, और ये स्थानांतरण कृषि के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा। बेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश, दीपा बस्तर, जरा और एरका दक्षिणी राज्य में, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, कुमारी का जो यहाँ पे नाम है केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र, कमन विंगा और धाविक जो है स्थानीय नाम ये उड़ीसा है स्थानांतरण कृषि के। अगला टॉपिक है विश्व में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और उनके क्षेत्र। रे नाम से जो प्रसिद्ध है वियतनाम में, मसोले कांगो, फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, चेतेमिनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, लादांग जावा और इंडोनेशिया। थर्ड टॉपिक ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आएगा माउंट न्यूमैन संयुक्त उद्यम, जिम्बलबार हब, एरिया सी माइन, साउथ फ्लैंक परियोजना, ग्रेटर टर्म प्राइस माइन। ये सब ऑस्ट्रेलिया की लौह अयस्क खदान है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, टॉप 5 देखेंगे इसमें। तो पहला है माउंट किलिमंजारो तंजानिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका जो ऊंचाई है 5895 मीटर। इसकी ऊंचाई को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका जो पहले स्थान पर आएगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी जो है वो माउंट किलिमंजारो है, जो तंजानिया में स्थित है। उसके माउंट केन्या में स्थित है 5199 मीटर। माउंट स्टेनली युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 5109 मीटर। माउंट स्पीके युगांडा में स्थित है 4890 मीटर। माउंट बेकर युगांडा में स्थित है 4844 मीटर। देखिए, अगर आ जाएगा सुमेलित करने के लिए ऊंचाई के हिसाब से, तब हमको याद करना उचित हो जाता है। लेकिन यूपी पीसीएस और बीपीएससी जैसे एग्जाम में इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ और उनकी स्थिति के बारे में देखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है और यहाँ पे उनकी नदियों की स्थिति देखेंगे। मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है ये 2 अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। इस किसकी बात हो रही है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात हो रही है। आगे देखेंगे रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये यूएसए में स्थित है और मैक्सिको के बीच जो है सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ पे विश्व का जो प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है इसी नदी पर स्थित है। ये बार बार क्वेश्चन एराइज हो जाता है। अब देखेंगे कोलोरेडो नदी के बारे में। कोलोरेडो नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्व विख्यात ग्रैंड कैन्यन तथा हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर ही स्थित हैं। अगला है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पश्चिम बंगाल का, जो रानीगंज का है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड जो है ये झरिया क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज जो वे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयला क्षेत्र को विकसित किया गया है। उड़ीसा देखेंगे, यहाँ पे तालचेर, हिमगिरी और रामपुर का क्षेत्र है। और आंध्र प्रदेश में कांतापल्ली का क्षेत्र। तेलंगाना में जो है सिंगरेनी का क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कोरबा, विश्रामपुर, सोहनत और झिलमिल का क्षेत्र जो है ये सभी कोयला क्षेत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अफ्रीका में देखेंगे नाइजर नदी के बारे में। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है तथा तेल नदी के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन आ जाएगा कि तेल नदी के विख्यात नदी कौन है, तो नाइजर नदी है।
जाम्बेजी नदी देखेंगे, जाम्बेजी नदी अफ्रीका नदी है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित हैं। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ये अफ्रीका में स्थित है और ये किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। कांगो अथवा जायर नदी के बारे में देखेंगे। यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कांगो तथा जायर नदी जो है वो विषुवत रेखा जो यहाँ पे इसको पार करती है, 2 बार काटती है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ये इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं देखेंगे, लेकिन ये विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है, तो कांगो अथवा जायर नदी। अगला है कि लिम्पोपो नदी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मकर रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है और ये कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका के हाईलैंड से निकलती है। अगला है विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त देखेंगे यहाँ पे, तो मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त है, इसकी जो गहराई है 11,034 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान देखिएगा, तो प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टोंगा गर्त देखेंगे। यह गर्त यहाँ पे यह टोंगा द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुंडा गर्त इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो स्थिति है यहाँ पे हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी हिंद महासागर में, ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के। और ये जो पहला गर्त कहलाता है यहाँ पे जावा का। सबसे गहरा बिंदु है, इस गर्त की सर्वाधिक गहराई जो है 7,725 मीटर है, ठीक है। ये हिंद महासागर का सबसे गहरा क्या है यहाँ पे गर्त है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछ लेता है कि हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सुंडा गर्त है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्यूर्टोरिका गर्त के बारे में देखेंगे। यह कैरिबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। अगला सेगमेंट देखेंगे हम लोग, भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिट्टियों का सेगमेंट जो है यूपी पीसीएस और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो लाल और पीली मिट्टी का देखेंगे। वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में यहाँ पे होते हैं। वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्सा कवर करते हैं, जो एक बहुत बड़ा ही भाग होता है। 10.6% हिस्सा लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टियाँ पोटास से समृद्ध होती हैं, इसमें पोटास की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमरस, नाइट्रोजन और मैग्नीशिया की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे समृद्धि वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। काली मिट्टी देखेंगे, तो काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वयं जुताई करने का गुण किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। और इसे रेगूर, कपासी, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहते हैं, यानी कि इसकी अन्य नाम रेगूर, कपासी और उष्णकटिबंधीय चेरनोजम यहाँ पे है, ध्यान रखिए काली मिट्टी का। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की गहन खेती की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसकी अधिकता जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में है, लेकिन वहीं बात करेंगे कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे, सामान्यतः इसमें क्या होती है, काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे चूना, लोहा, मैग्नीशिया, अल्मुनियम प्रचुर मात्रा में इसमें स्थित होते हैं। इसको चाहे तो आप राइट कर सकते हैं, वैसे राइट करने का तो टाइम है नहीं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस वाले कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों का एग्जाम जो है वो 22 दिसंबर को कंडक्ट किया गया है। और जो ये 13 दिसंबर को इन लोग का एग्जाम है बीपीएससी वालों का, तो ये राइट करने का इन लोगों का कोई टाइम नहीं है। तो आप क्या कीजिए, अच्छे से जीएस का रिवीजन करते चलिए। 2x पे देख सकते हैं, 1.5x देख सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार किसी भी कैटेगरी को चूज कर। लेटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे। यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के मिश्रण से उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व अल्मुनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की यहाँ पे कमी मिलती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर जो पूर्वी घाट राजमहल पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ, यह वह मेघालय पहाड़ियों में पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, यूरोप की प्रमुख नदियाँ, उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। वोल्गा नदी देखेंगे पहले पर, रूस में जो बहती है, रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यानी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ध्यान रखिएगा।
वोल्गा नदी जो बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है, ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति, व्यापार और नौवहन के लिए रही है। यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये संस्कृति यहाँ पे जो रूसी संस्कृति है, कल्चर है, और यहाँ पे ट्रेड जो होता है इसी के माध्यम से होता है, वोल्गा नदी के माध्यम से। अब देखेंगे डानुबे नदी के बारे में। इसे डेन्यूब नदी कहा जाता है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है। तो डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा तो फर्स्ट पे आ गया, लेकिन सेकंड का जो बात करेंगे तो यहाँ पे डेन्यूब नदी है यूरोप की। यह व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई में 10 देशों से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा, डेन्यूब डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, यानी यूनेस्को का जो लिस्ट है विश्व धरोहर का, इसको शामिल किया गया डेन्यूब नदी को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और यूरोप की ये नदी है। आगे बढ़ेंगे, राइन नदी के बारे में देखेंगे। राइन नदी स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी की नीदरलैंड से अलग करती है। यह यूरोप के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो 1233 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, लोअर नदी के बारे में देखेंगे। फ्रांसीसी स्वेनेस पर्वतमाला लोअर नदी का स्रोत है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लोअर नदी जो है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। अब देखेंगे पो नदी के बारे में। इतालवी कोटियन अल्प्स पो नदी का स्रोत है, जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यह इटली की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 652 किलोमीटर से अधिक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। तो पहले अगर देखेंगे नियाग्रा जब फॉल्स, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और कनाडा और यूएसए का जो डिग्री यानी कि यहाँ को विभाजित करने वाला जो चैनल है 49 डिग्री चैनल है, यहाँ विभाजित करता है। बार बार क्वेश्चन एराइज होता है एग्जाम में, ठीक है। और न्यूयॉर्क राज्य और ओंटारियो प्रांत में स्थित है। यह 3 झरनों का सामूहिक नाम है नियाग्रा फॉल्स का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, विक्टोरिया फॉल्स के बारे में देखेंगे। इसको जलप्रपात ही कहेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात। CNN द्वारा दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक, यह दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा साझा करती है, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका का जो यहाँ पे जलप्रपात है। आगे बढ़ेंगे, एंजल फॉल्स के बारे में देखेंगे। वेनेजुएला में करोनी नदी की सहायक चूर्ण नदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो वेनेजुएला में स्थित है और करोनी नदी की सहायक नदी चूर्ण नदी पर स्थित है, यहाँ रखिएगा। अगर वैसे पूछे किस नदी पर स्थित है तो करोनी ऑप्शन में रहे तो भी सही हो जाएगा। अगर नहीं दे रहा है करोनी नदी तो चूर्ण नदी पर हम लोग जाएंगे, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे, इगुआजू फॉल्स के बारे में देखेंगे। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच सीमा बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है। अगला है ग्वाइरा जलप्रपात, जिसे गुएरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर प्राना नदी पर विशाल झरनों की एक श्रृंखला है, जिसे गुएरा फॉल्स के बारे में जानते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें कुछ अन्य तथ्य के बारे में, जैव न्यूनीकरण प्रदूषण के बारे में यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, जिन्हें प्रकृति में सरल हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है उसे जैव न्यूनीकरण प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण में जैसे घरेलू अपशिष्ट कूड़ा हो जाएगा, मूल हो जाएगा, मल पदार्थ हो जाएगा, और सीवेज जो होती हैं वो हो जाएगा। कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का जो गोबर होता है, यानी कि जो पशुओं का होता है, ये जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक के बारे में जाना जाना जाता है। जानवरों की हड्डियां जो हो जाएंगी, चमड़ा हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। अब यहाँ से हम लोग का पॉलिटिक कुछ टॉपिक देखेंगे इसमें। तो देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन देखेंगे। 24वां संशोधन अधिनियम जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 1971 का है। इसमें संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 का है, और इसमें क्या किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभा में मत देने की जो उम्र है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। अगला है कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। 69वां संशोधन अधिनियम देखेंगे 1991 का जो है,
70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्री परिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। कब? तो 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। देखिए अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसमें उल्लेखित किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये जो हम लोग का है फंडामेंटल राइट से संबंधित है और भाग इसका 3 है, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का। अब देखिए आगे है अनुच्छेद 26, व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 27, किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि यहाँ कर का मतलब है टैक्स, बाध्य नहीं किया जा सकता टैक्स देने के लिए, जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रख रखाव के लिए हो। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 28 की तरफ। तो किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए किसी भी संस्था को अगर गवर्नमेंट के द्वारा उसे अनुदान दिया जा रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 28 उसे बैन करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अगर मान लीजिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है अगर वो चाहे तो अपना एक अलग संस्था खोल सकती है, शिक्षण संस्था, इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पर। नेक्स्ट सेगमेंट संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, बाद में 8-4 को बढ़ाया गया। पहले मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ सम्मिलित थीं। तो देखिए संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे। पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है और ये इम्पोर्टेंट एकदम। सेकेंड जो शेड्यूल है यहाँ पे वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधे पूछता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो वेतन है किस अनुसूची के तहत प्रावधान किया गया है, तो अनुसूची दूसरी में है, इसमें किया गया है। सेकेंड यहाँ पर अगला है कि तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख इसमें दिया गया, यानी कि जो भी शपथ होता है जैसे हमारे राष्ट्रपति का, राज्यपाल वगैरह का, इसमें तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है, इसमें राज्यसभा की सीटें को उल्लेखित किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध इसमें उल्लेखित किया गया, उनकी शक्तियों का बंटवारा संबंधित है। अगला है कि 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया 1951, इसका उल्लेख किया गया। क्योंकि अब बताएं कि मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद थी, तो सिर्फ 8 थी, इसके बाद सब संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया है। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1992 का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला कि 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान 74वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नागरिकता देखेंगे भाग 2 अनुच्छेद, इसमें संबंधित अनुच्छेद जो निम्न है, यानी कि नागरिकता जो भाग 2 में दिया गया और इसका अनुच्छेद जो 5 से 11 तक उल्लेख किया गया, उसके बाद से 35 मौलिक अधिकार, भाग 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 5 देखेंगे संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो जिनको नागरिकता मिल गई थी उन्हें नागरिकता देने की बात करता है। आगे की अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, यानी कि आज़ादी से पहले जो भी पाकिस्तान में रह गए उन्हें नागरिकता देने की बात करता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता इसमें है। सेकेंड है कि यहाँ पे 8 वाला विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, अगर मान लीजिए विदेश में कोई रह रहा है और भारतीय नागरिकता प्राप्त किया है तो उससे भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, अगर 7 साल के अंदर आ जाता है यानी इसका बना रहता है। अगर वो विदेश का नागरिकता त्यागता है तो क्या हो जाता है, वो अनुच्छेद 9 में किया गया है कि नागरिकता समाप्त हो जाती है भारतीय नागरिकता। आगे है कि अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना इसमें है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी विधि, नियम एवं कानून इसमें उल्लेखित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे संविधान के भाग देखेंगे। अनुसूची तो देख लिए, अब भाग देखेंगे।
भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र किया कहा गया है 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। भाग 4 नीति निदेशक तंत्र डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 ए में कहा गया है। भाग 5 संघ इसमें सम्मिलित किया गया, ये सबसे बड़ा भाग होता है। भाग 5 52 से 151 इसमें उल्लेखित किए गए अनुच्छेद को। और आगे के भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया, यानी कि राज्य प्रशासन कार्यपालिका शक्ति वगैरह का 152 से 237। अनुच्छेद 7 में राज्य भाग बी है 238 निरसित कर दिया गया है, ठीक है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यूटी में शामिल किए गए हैं 239 से 242। और भाग 9 में पंचायत 243 से 243 ओ। भाग 9 का ए इसमें नगर पालिकाएँ सम्मिलित किए गए हैं, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 243 पी से 243 जेड जी। और ये अगला है कि भाग 9 का बी है सहकारी समितियां हैं इसमें। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ राज्य संबंध, यानी कि जो यहाँ पे संघ और जो राज्य स्टेट रिलेशन वगैरह है इसमें सम्मिलित किया 245 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध इसमें किए गए हैं, ठीक है। भाग 13 व्यापार और वाणिज्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला है भाग 14, इसमें संघ राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 का या 14 का ए ट्रिब्यूनल। भाग 15 चुनाव संबंधी जो प्रावधान है। भाग 16 विशेष उपबंध। भाग 17 भाषा इसमें उल्लेखित किया गया है और संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भाग 18 आपात उपबंध इसमें किए गए हैं 352 360 राष्ट्रपति की शक्तियां हैं इसमें। भाग इसमें ध्यान रखिएगा 19 विविध दिया है और भाग 20 में संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला है कि भाग 22 लास्ट जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि 393 से 395। अब देखेंगे पर्यावरण शब्दावली से संबंधित वैज्ञानिक, ठीक है, कौन शब्द किसने दिया, तो जैव विविधता शब्द जो दिए थे वो डब्ल्यू.जी. रोसेन ने दिए थे। इकोसिस्टम जो दिए थे ए.जी. टॉन्सले, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम जो देने वाले थे ये ए.जी. टॉन्सले ने। इकोलॉजी शब्द जो दिए थे अर्नेस्ट हैकल। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी जो दिए थे एफी फैकलमेट्स। हॉटस्पॉट जो शब्द दिए थे नॉर्मन मारियस। अब बताइए भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, ध्यान रखिएगा। एक पश्चिमी घाट हो जाएगा, एक सुंदरलैंड हो जाएगा, एक वर्मा हो जाएगा और एक जो पूर्वी क्षेत्र का है वो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये हॉटस्पॉट जो होते हैं ये विविधता के लिए जाने जाते हैं। 4 हॉटस्पॉट हैं, अब देख लीजिएगा एक बार ध्यान से कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। तो चलिए बता ही देते हैं। हिमालय का जो हॉटस्पॉट है हिमालय क्षेत्र ये एक हो जाएगा, सुनते रहिएगा। उसके बाद इंडो बर्मा, ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट, उसके बाद सुंदरलैंड, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है कि भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल। यहाँ आप ध्यान रखिए प्राकृतिक की बात हो रही है, यहाँ कृत्रिम की नहीं बात हो रही है। तो कौन कौन शामिल है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को का जो प्राकृतिक विश्व धरोहर है इसमें इसको सम्मिलित किया गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड। क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला कि पश्चिमी घाट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, पश्चिमी घाट ध्यान रखिएगा। ये 6 राज्यों को मिलाकर बनता है पश्चिमी घाट। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये हमारा गुजरात हो गया और ये हो गया, ये देखिए ये पश्चिमी घाट है गुजरात, यहाँ पे मुंबई ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, केरल, ये क्या है पश्चिमी घाट है। 6 राज्यों को मिलाकर क्या बनाता है यहाँ पे पश्चिमी घाट बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्य 2038 देखेंगे यहाँ पे। तो सतत विकास लक्ष्य में जो है एसडीजी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 को इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लक्ष्य देखेंगे किसमें क्या रखा गया है। तो जो गोल 1 है यानी कि लक्ष्य 1 है गरीबी उन्मूलन को रखा गया है। लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। देखिए इसमें मैच करने के लिए आ जाता है यानी कि मिलान करने के लिए आ जाता है, तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दे देगा लक्ष्य, उसके बाद उसका जो यहाँ पे है लक्ष्य का जो विषय उसको दे देगा, तो आपको मिलान करना होता है। तो लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट एकदम है।
लक्ष्य 6 जो है स्वच्छ जल और स्वच्छता। लक्ष्य 7 शक्ति और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 जो कहता है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। ये साथ साथ आएंगे, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा को भी ध्यान रखा जाता है। लक्ष्य 10 में असमानता को कम करना, जो समाज में असमानता है उसको कम करने की बात करता है लक्ष्य 10। लक्ष्य 11 जो कहता है टिकाऊ शहर और समुदाय की बात करता है। लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात करता है। और लक्ष्य 13 जो है जलवायु कार्रवाई की बात करता है। लक्ष्य 14 जो है जल के नीचे जीवन जो होते हैं, यानी कि लक्ष्य जल में जो जीवन होता है उनकी सुरक्षा की बात करता है। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन की बात करता है। और लक्ष्य 16 जो है शांति और न्याय मजबूत संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। ठीक है। और लास्ट जो है लक्ष्य 17 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी की बात करता है, यानी कि इसमें पार्टनरशिप की बात करता है। ठीक है। और देखिए लक्ष्य 13 ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। ये मेडाइवल हिस्ट्री से सेगमेंट है, तो देखिए इसमें सब सेगमेंट शामिल किया गया, सभी टॉपिक कवर करा दिया गया है, यानी कि जिस भी जीएस का है। तो 1562 में दास प्रथा का अंत करता है अकबर, ध्यान रखिएगा। 1562 देखेंगे अकबर की हरम दल से मुक्ति। 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है 1563 में अकबर। 1564 में जजिया कर समाप्त करता है जो हिंदू पर लगाया जाता था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है एवं राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। अगला 1579 में महजर की घोषणा करता है। 1580 में दहसाला प्रणाली लागू करता है टुडरमल द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो राजस्व मंत्री थे उसके जो टुडरमल थे। 1582 दिन इलाई की घोषणा करता है। अब महत्वपूर्ण अभिलेख देखेंगे किस राजा से संबंधित है, किस शासक से। तो हाथीगुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ध्यान रखिएगा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये भी इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अगला है पेशवाओं के काल में मराठा। बालाजी विश्वनाथ जो थे 1713 से 20 ईस्वी। बाजीराव प्रथम 20 से 40। बाजीराव 1740 से 61। ठीक है। नाना साहब पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ध्यान रखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था तो 14 जनवरी 1761 को। माधवराव प्रथम 1761 से 72। नारायण राव 1772 से 1773। माधव नारायण राव जो थे 1774 से 95। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 ईस्वी। अगले सेगमेंट में देखेंगे टॉपिक नंबर जो है 23 उत्तरवर्ती मुगल शासक, ध्यान रखिएगा। तो बहादुर शाह का देखेंगे, इनका तो बहुत ही रोल था। तो 1207 से 1712 ईस्वी शाह एक बेखबर के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन आ जाएगा कि शाह ए बेखबर से जाने जाने वाले मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह। जहांदार शाह लंपट मूर्ख इन्हें कहा जाता है। फर्रुखसियर घृणित कायर इसे कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा 1779 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। ये आलमगीर सेकेंड और शाह आलम द्वितीय, यानी कि इनको याद कीजिए 1754 से 1759 और 1759 से 1806, क्योंकि ये जो आलमगीर सेकेंड है ये प्लासी के युद्ध में इसका अहम रोल रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आलमगीर सेकेंड का। अगला है कि अकबर सेकेंड, यहाँ पे इनका भी नाम रखिएगा क्योंकि अकबर सेकेंड जो थे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने ही दिया था अकबर सेकेंड ने 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर इनका बहुत ही रोल था 1857 की क्रांति में, 1837 से 1857।